नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पंचायती राज के बारे में। पंचायती राज हमारी पॉलिटी का काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंतर्गत हम पंचायती राज पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ हमने कल क्या पढ़ रखा है। कल पढ़ा था जो समितियों से हैं, संसद की प्रमुख वित्तीय समितियाँ, जिसके अंतर्गत प्राक्कलन समिति, लोक सेवा समिति और भी बहुत सारी लोक लेखा समिति और भी बहुत सारी समितियों के बारे में काफ़ी डिटेल से हमने बात करी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, पूरी प्लेलिस्ट की ही डली हुई है। और आपने अपनी हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो हिस्ट्री की महा मैराथन क्लास मैंने 11 घंटे के आसपास की बना के इसी चैनल पे अपलोड किया है। लिंक उसके भी डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। आपको उसको काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद में आएगी। तो आपको उसको एक बार इसको भी देखने के बाद ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक बार और बोलूँगा कि अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। अब हम लोग पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, ये तो थोड़ा मैंने इस वीडियो में बोल दिया शायद, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वहाँ टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब टाइम वेस्ट हमको यहाँ करना है क्योंकि हमको इसको सीखना है। ध्यान से सुनो। लॉर्ड रिपन का 1882 ईस्वी का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को ही स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये पूरा देश हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इन सब देश के छोटे छोटे राज्य हो गए, छोटे छोटे जिले हो गए, छोटे छोटे गांव हो गए, तो इन सबको कैसे प्रशासन इसमें कैसे चलाना है, कौन इसकी देखभाल करेगा, कैसे इसको चलाया जाएगा, इन सब चीज़ों की देखभाल करने की जो व्यवस्था है कि यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट न डिसाइड करके यहाँ के लोग ही जो होंगे, गाँव के मुखिया होंगे, कुछ जो होशियार लोग होंगे, उन्हीं लोगों के हाथ में ये सत्ता दे दी जाएगी और प्रशासन का उनको मतलब नियंत्रण बहुत सारा दे दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं अपन पंचायती राज, या फिर क्या बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, यानी स्थानीय लोगों के द्वारा ही शासन किया जाएगा वहाँ के क्षेत्र पर। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया पंचायती राज का। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि लॉर्ड रिपन जी जो थे, तो पहले इन्होंने ही ये व्यवस्था लागू करी थी कि जो छोटे छोटे एरिया में छोटे छोटे गांव हैं, उनका नियंत्रण को है वहाँ के ही व्यक्तियों को, वहाँ के मुख्य लोगों को दे दिया जाता था कि आप यहाँ को इसको अपने गांव को इस तरह से चलाइए और इतना जो रेवेन्यू टैक्स वगैरह आता है तो हमारे पास जमा करिए, ठीक है ना। तो लॉर्ड रिपन ने ये किया, और लॉर्ड रिपन को मैंने वायसराय वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था हिस्ट्री के अंदर। तो आपको अगर नहीं पढ़ा हिस्ट्री तो हिस्ट्री जरूर पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड रिपन से रिलेटेड, सॉरी, लॉर्ड और वायसराय से जितने भी हैं, मैंने 1 घंटे का भी वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया है, तो आप उसके भी जरूर देख लीजिएगा अगर 11 घंटे का नहीं देख सकते हैं तो, क्योंकि वायसराय और लॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन तो बिल्कुल जनरेट होता ही है, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट से जाने से पहले यहाँ पे देखिए, रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। ये बात मैंने पहले ही बता दी कि रिपन को, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो स्थानीय स्वशासन के लिए ये 1982 का संकल्प था इनका, सॉरी 1882 ईस्वी का संकल्प था। उसी के कारण से इनको भारत का क्या बोला जाता है, स्थानीय स्वशासन का पिता। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी, यानी कि जन भागीदारी आप समझते होंगे, जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। विकेंद्रीकरण क्या होता है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन, एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र में न सत्ता की वागडोर केंद्र में न होकर विकेंद्र मतलब विकेंद्र, केंद्र के नहीं बाकी छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देना, यानी कि जो पावर है जनता को देना, जनता के लोगों को देना छोटे छोटे एरिया के, ताकि वो चीज़ें अपने हिसाब से सरकार को चला सकें, यानी अपने हिसाब से जो करना चाहें उनको फ्रीडम मिल सके। तो ये चीज़ें थी स्थानीय स्वशासन की मुख्य विशेषताएं। वैसे भी आपको पता होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो इसको आपको पढ़ने में काफ़ी मज़ा भी आएगा पंचायती राज के बारे में। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर सन 1959, यानी कि 2 अक्टूबर, इसको आप जो भी पढ़ते हैं 1959 ईस्वी को, 59 शायद 1959 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। इसको आपको बहुत ही अच्छे से 101% ये दोनों पॉइंट ऐसे हैं कि आपको बिल्कुल रट लेना है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं जो स्टार लगा के पॉइंट बताता हूँ उनको आपको किसी भी हाल में याद करना होता है।
बाकी के जो मैं पॉइंट बताता हूँ तो उनको आपको बस ध्यान से सुनना है, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन जनरेट होता है तो आपसे बन जाए। बाकी जो मैं स्टार लगा रहा हूँ तो वो आना ही है क्वेश्चन, ऐसा आप मान लो कि आज नहीं आया, एक पेपर में नहीं आया, लेकिन अगले पेपर में आना ही है। तो इसको आपको बिल्कुल रट लेना है, और रटने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, बार बार पढ़ने से ही होगा। और वीडियो को आपको देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि आप लाइब्रेरी में बैठ के बढ़िया हेडफोन मेरी वीडियो चला रहे हैं पहन के। इसको आप हँसते खाते घूमते फिरते कहीं भी आपको समय मिलता है ना दोस्तों, समय बचाना बहुत आवश्यक है। मैं टॉपिक से नहीं भटक रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे बहुत से फ्रेंड थे जो हेडफोन लगा के सब्जी मंडी जाया करते थे। समझ में आया आपको? तो समय का सदुपयोग आपको करना है, किसी से कोई बात ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करिए। आप समय पे अपना समय जो देंगे किताबों पे दे दीजिए, पढ़ाई पे दीजिए, वीडियोज़ देखिए, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो देखिए। 1-2 घंटे रील देख के आपको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन 20 मिनट की आपको वीडियो देखने में फ्रस्ट्रेशन होता है दोस्तों। समझ में आई? तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है। देखो, पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? सबसे पहले भारत के अंतर्गत पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? ये क्वेश्चन जनरेट होता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान के नागौर जिले से। आगे हम लोग और पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक ना। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को हुई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसकी शुरुआत करी थी। लेकिन वहीं पे एक पॉइंट और ध्यान रखना है आपको, 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंडित नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का आरंभ किया। इसका मतलब अभी मैंने पढ़ा कि राजस्थान में हुआ था पंचायती राज का शुभारंभ। यहाँ पे देखिए आप लिखा है कि आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का आरंभ हुआ। तो इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि सबसे पहले जो है ना राजस्थान के नागौर जिले में, मतलब इस तरह से ट्रायल चल रहा था पंचायती राज का, तो इसकी जो शुभारंभ हुई थी राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। लेकिन अगर पूरे राज्य में लागू करने की बात की जाएगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है, दोनों ही पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर पूरे राज्य की बात होगी तो आपका कौन सा लगाना है? आंध्र प्रदेश लगाना है, और सीधे सीधे अगर पूछता है तो आपको राजस्थान के नागौर जिले को लगाना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है, एक बार फिर से पढ़ते हैं, शायद कोई मिस्टेक होगी। पंचायत को यदि किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दिया जाता है तो उसकी अवधि अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष की होगी। यानी पंचायत की कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। आप जैसे आपको सरपंच वगैरह पंच वगैरह बनते हैं तो कितने साल के लिए बनते हैं? 5 साल के लिए बनते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यदि किसी पंचायत को समय से पूर्व विघटित कर दिया जाता है तो उसका निर्वाचन 6 महीने के भीतर शेष बचे हुए अवधि के लिए कराया जाता है। यानी कि 2 साल तक अगर मान लीजिए कि किसी सरपंच बने हैं, सरपंच बने कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, 5 साल के लिए बने, और 2 साल बाद उनकी सरकार गिर गई, यानी कि सरपंच को पद से हटा दिया गया। तो क्या होगा कि ये जो 3 साल बचा हुआ है, इस 3 साल के लिए 6 महीने के, ये दो साल खत्म होने के बाद जो 6 महीने हैं, 6 महीने के अंदर अंदर फिर से चुनाव होगा, और 6 महीने के बाद जो चुन के आएंगे प्रतिनिधि, उनको अगले 3 साल के लिए बनाया जाएगा सरपंच। तो यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये नियम होता है पंचायत का, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, 6 महीने के भीतर चुनाव करवाया जाता है, यहाँ पे आपको ये पॉइंट बस याद रखनी है। ठीक है, और जो बचे हुए अवधि रहती है उसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। किंतु यदि पंचायत में ऐसे समय विघटित किया जाता है जब उसकी अवधि 6 महीने से कम बची हो, यानी कि अब 5 साल पूरे होने में सिर्फ 6 ही महीने बचे हैं, तो उस अवधि के लिए निर्वाचन कराना जरूरी नहीं होता है। अब उस अवधि के लिए आप क्या निर्वाचन कराओगे? 6 अवधि तो निर्वाचन कराने में ही लगेगा, तब तक नेक्स्ट चुनाव फिर से होना है, तो किसी को सरपंच बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये आप बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको इसको 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 243 च के अनुसार पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। पंचायत का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। ये आपको पॉइंट रखना है याद। और 243 अनुच्छेद जो है पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है, क से लेके अड़ा तक, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ते हैं। 73वें संविधान संशोधन, यानी पंचायती राज की व्यवस्था अच्छे से कहाँ कब करी गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था जो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जुड़ी गई थी। तो ये मैंने आपको बता चुका हूँ बहुत बार, तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसको भूलते नहीं जाना है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है, बिल्कुल। और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन जो है नगर निगम से संबंधित है, यानी कि क्या बोलते हैं अपन, हाँ, नगर निगम से ही संबंधित है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, दोनों चीज़ें।
जस्ट सेकेंड, कन्फ्यूजन हो रहा है शायद। ठीक है, ये तो आप समझते ही होंगे दोस्तों, नगर निगम जो होता है, नगर पालिका वही है, और ये आपका क्या होता है हमारा पंचायती राज। तो पंचायत होता है, उसी तरह से नगर निगम होता है। तो नगर निगम से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन, और पंचायती राज से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243, ये मैंने शायद 11 बोल दिया था, 11 और 12, जस्ट सेकेंड दोस्त। हाँ ठीक है, ठीक ही तो है। भाग 9 अनुच्छेद 243 क से अणा तक कुल 16 अनुच्छेद तथा 11वीं अनुसूची का प्रावधान रखा गया। मैंने क्या बताया कि 11वीं अनुच्छेद में क्या रखा गया है, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था करी गई, और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है नगर निगम यानी नगर पालिका से संबंधित चीजें करी गई हैं 74वें संविधान संशोधन से। आगे पॉइंट शायद मिलेगा तो मैं इसको बताऊंगा, पहले आप इतना समझो। इसको आपको ध्यान रखना है। काफ़ी बार मैं ये वीडियो में बता चुका हूँ, मेरे को कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं आगे इसको पढ़ नहीं रहा था कि यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं यहाँ पे भाग में कन्फ्यूज हो गया था। ठीक है, उसके लिए सॉरी दोस्तों, बट आपको इसको ध्यान रखना है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। बस आगे देखो, वर्ष 1986 में गठित LM सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993 के अंतर्गत। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आगे देखो, वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों तथा दिल्ली को छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, 73वें संविधान संशोधन की प्रमुख बातें क्या क्या हैं। इसके द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है कितने स्तरीय है, तो 3 स्तरीय है। ठीक है, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होती है, और प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन की व्यवस्था करी गई है। ये 3 स्तर हो गए। ठीक है, और पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंतर्गत निर्वाचन होते हैं, और राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, बेसिक है, आप इसको समझते चलिए, सुनते चलिए। ठीक है, क्या क्या पॉइंट मैंने बताया कि अगर इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष, आपको पता ही है, और 6 महीने के अंतर्गत चुनाव कराना होता है, ये भी आपको पता है। राज्य की संचित निधि से इन संस्थाओं को अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, और इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया है 1/3 का। 1/3 का आरक्षण होता है महिलाओं के लिए पंचायत के अंतर्गत। ये पॉइंट है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है। पंचायती राज संस्था के प्रत्येक स्तर में, प्रत्येक स्तर मतलब ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत और जिला परिषद, इन तीनों में ही 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करी गई हैं। तो इनको आपको बस यही पॉइंट है इसके अंतर्गत। ठीक है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं 74वां संविधान संशोधन यानी नगर पालिका से संबंधित। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कुछ समय पहले, तो आपको याद रखना है कि 74वां संविधान संशोधन जो है नगर पालिका से संबंधित, जस्ट सेकेंड इसको मिटा लेते हैं, संबंधित है। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 क, ये इसका जो ग्राम पंचायत वाला था भाग 9 में सीधे सीधे, और भाग 9 के अंतर्गत एक खंड बनाया गया भाग 9 क। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 त से लेकर यह 6 तक, ठीक है, एवं 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। 11वीं अनुसूची में जैसे ग्राम पंचायत से संबंधित है, 12वीं अनुसूची किस चीज़ से संबंधित है, जैसे कि आपको पता होगा टोटल हमारे संविधान के अंतर्गत 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, तो अलग अलग अनुसूचियों में क्या क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पर देख के आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी डली हुई है, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अनुसूचियों से तो बिल्कुल, अनुसूचियाँ सारी की सारी 12 की 12 वैरायटी होनी चाहिए, कौन कौन अनुसूचियाँ किस किस से संबंधित है। ठीक है ना दोस्तों, तो उसको आपको पढ़ लेना है। 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषय पर विधि यानी कि नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन की मुख्य बातें पढ़ लेते हैं, जैसा कि हमने 73वां के लिए पढ़ ली है, तो 74वें के पढ़ते हैं क्या क्या मुख्य बातें हैं। देखो, नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षित किए गए हैं।
आरक्षित किए गए हैं। 1/3 भाग पंचायत में भी आरक्षित किए गए हैं और ग्राम परिषद में भी किए गए हैं, पंचायत में भी। जितने मतलब 3 स्तर होते हैं, तीनों स्तरों में 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ग्राम पंचायत की बात कर रहा हूँ और नगर पंचायत की भी, यानी कि नगर पालिका की भी। तो नगर पालिका में भी महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षित हैं, उसी तरह से ग्राम पंचायत के भी अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बेसिक है, आपको पता होगा, सभी का 5 वर्ष का ही इन सब का होता है। विघटन की स्थिति में 6 माह के अंतर्गत इसके अंतर भी चुनाव आपको करवाना होता है। और नगर पालिका के प्रकार, तो नगर पालिका के प्रकार नगर पंचायत होती है, ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो तो नगर पंचायत बनाते हैं। और नगर परिषद छोटे नगर क्षेत्र के लिए और बड़े नगर के लिए नगर निगम, जो मतलब जैसे भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, इन सब लोग यहाँ पे क्या होते हैं, नगर निगम होते हैं। और छोटे नगर हो गए जैसे सिंगरौली वगैरह हो गए, तो ये उनके अंतर्गत छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, बैढ़न वगैरह हो गए। तो यहाँ मतलब ये मैं अपने सिटी का नाम बता रहा हूँ कि जो छोटी सिटियाँ हैं वहाँ पे नगर परिषद होता है। और जो बिल्कुल छोटी सिटी मतलब गाँव ही है लेकिन सिटी का रूप लेते जा रहा है तो वहाँ पे बनाई जाती है नगर पंचायत। और जो बन रहा है शुरू में ही मान लीजिए बना है छोटा सा नगर है तो उसको नगर परिषद नाम दिया जाता है। और जो बहुत बड़ा नगर है, बहुत बड़ी सिटी है, तो उसको अपन नगर निगम बोलते हैं। तो ये नगर निगम के नगर पालिका के प्रकार हैं। और नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम मद्रास में 29 सितंबर 1688 ईस्वी में की गई थी। और 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। तो ये पॉइंट हैं कुछ आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे किसकी, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। यहाँ से क्वेश्चन जनरेट होते हैं। ये देखो जितने भी पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूँ, चूँकि मैं लूसेंट को इसीलिए सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो जो छूट जाए, ठीक है। तो हर पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसी तरह से। बस आपको हमारा साथ देना है, वीडियो में बने रहना है लास्ट तक और समझते चलना है, बनते चलना है। क्योंकि डेली एक वीडियो बनाने का ही टारगेट होता है ताकि आप डेली पढ़ें भी, ठीक है। एक ही दिन में बहुत सारा बना देंगे तो आप पढ़ेंगे नहीं। इस तरह से शून्य क्या होता है, सदन का स्थगन किस तरह से होता है, अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम्स के अंतर्गत आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी पूछा जाता है, ठीक है ना। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, नहीं आता है लाइक तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद आता है ना तो बिल्कुल लाइक करना है। क्योंकि इससे मेरे को पता चलता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आई कि आपको बात। और आपके दोस्त ऐसे हैं जो लूसेंट पढ़ रहे हैं, बस उनको याद कर पाने में काफ़ी समस्या हो रही है, तो इन वीडियो को आप भेजिए तो वो आपको ज़रूर थैंक यू बोलेंगे। इस चीज़ की गारंटी मेरी है, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा होता है। जैसे कि मतलब मुझे फ़ायदा मतलब जब मुझे पढ़ता था तब मेरे को फ़ायदा होता था कि मतलब अगर आप कान में हेडफोन लगा के इस तरह से आप चीज़ों को सुन सकते हैं तो ज़्यादा जल्दी से याद होता है, ठीक है ना। अब ज़्यादा अपन बात नहीं करेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इस तरह से मस्त हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, बात करेंगे महत्वपूर्ण शब्दावलियों की, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।